उसने कहा था चैप्टर का आज दूसरा पाठ है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि साहब जी जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। मतलब पिस्तौल चला और लहंगा के जांघ में जाके गोली लगा। जांघ पाँव के ऊपरी हिस्से को बोलते हैं, जब शरीर का सबसे लंबा पार्ट होता है, एक ही गोटा पार्ट। अच्छा, इधर लहना की हैमरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। मतलब 2 फायर में ही मार डाला उसे। और धड़ाका मतलब उसका आवाज़ सुन करके सब दौड़ा है, जितने लोग थे वो सब कोई दौड़ा है। और बोधा चिल्लाया क्या है, बोधा जो है वो चिल्लाया कि क्या है। लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था। एक हड़का हुआ कुत्ता आया था। हड़का मतलब क्रोधित, गुस्सा या फिर कोई खराब, ऐसा एक कुत्ता आया था। एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर के सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस करके बांधी और घाव मांस में ही था। बोले कि साफा फाड़कर, साफा मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा को हम लोग अपने जनरल लाइफ में साफी बोलते हैं, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। और उसी साफी को, ये जो साफ सुथरा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, उसी को साफा बोल रहा है। कि साफा को फाड़ करके उसने घाव को बांध दिया, कस करके बांध दिया। और घाव मांस में ही था। घाव कहाँ था? मांस में। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो। अब देखो, पट्टी कसना, और जैसे कहीं पर भी, जैसे हाथ में तुम सपोज करो कि कट गया या फिर ऐसे पूरा मतलब छिटा गया, ऐसा यदि कुछ भी ऐसा हो गया, कुछ नहीं करो, इसको सबसे पहले ना इस मांस को ऐसे पकड़ो और एक जगह दबा करके इसको कस के कपड़ा से बांधो। बहुत जितना टाइट हो सके उतना टाइट से बांधो। होता क्या है कि यदि ये घाव है, चोट लग गया है, इसको जितना कस के बांध देंगे ना, तो इसका जितना भी मांस है ना, वो सब मांस आपस में चिपक जाएगा। और उसके बाद इसमें सिर्फ एयर नहीं होना चाहिए, हवा नहीं रहेगा ना, तो कभी नहीं पकेगा। करना क्या है, कभी भी तुम्हें यदि चोट लगता है तो सिंपल सा काम करो। हमें भी लगा था तो वही किए थे कि पहले इसको कपड़ा से पूरा टाइट बांध दो। इससे क्या होगा, भीतर में जो एयर है वो निकल जाएगा, ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाएगा। और जब एक साथ चिपका करके बांध देंगे ना, तो कुछ समय बाद वो जो ब्लड है वो जाली का वत होगा और उसमें जाली बनेगा और वो फिर इसको पकड़ ले, पूरा अच्छा से सेट हो जाएगा। और कभी भी चोट लगे तो बस एक टेटनस का सुई ले लो, वो पकने नहीं देगा। और उसके बाद एक दवा ले लो, उसका नाम है मेगापेन, और फिर वो खा लो। फिर कंटिन्यू ऐसा 1 सप्ताह के भीतर कितना बड़ा घाव हो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जरूरी क्या था, उस टाइम पे ही कपड़े से कस के बांधना, वो जरूरी था। बहुत आदमी क्या करता है, उसको ढीला ही छोड़ देता है, फिर क्या होगा, उसमें एयर रह जाता है, वायरस बन जाता है, बैक्टीरिया, फिर उसके ऊपर फिर पकने लगता है, फिर घाव बहुत गहरा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी चोट लगे तो उसको पहले तो कस के बांधेंगे, पूरा कस के, तब देखो सकता। तो ऐसे कस करके बांध दिया। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। जब पट्टी को कस के बांध दिया गया तो जो लहू मतलब होता खून, वो खून निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्नल चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। और 70 ठो जनरल जो थे वो क्या किए, जर्मन जो सैनिक थे वो लोग 70 ठो एक के बार खाई में घुस पड़ा। ठीक है, इसको टिक कर सकते हो कि कितने जो सैनिक थे वो घुसे थे। सिखों को बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका और दूसरे को रोका। यह पर यहाँ थे 8 और वे 70।
बोला कि ये जो पंजाबी सैनिक थे ये लोग थे 8 और वो लोग थे 70 और अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ करके जर्मन आगे घुसे आते थे। बोला कि जर्मन जो सैनिक मारा गया था उसके लाशों के ऊपर चढ़ करके ये लोग आगे आ जाते थे। थोड़े से मिनटों में वे थोड़े ही देर में वो लोग सामने पहुंच गए। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतेह। बोला कि वाह गुरुजी फतेह। तो जो से पंजाबी लोग बोलते हैं ना, वाहे गुरुजी फतेह, वाहे गुरुजी 100 ऐसे पढ़ते हैं वो लोग, बोलते हैं कि नारा है ये, ठीक है। तो वहाँ गुरुजी का खालसा, वाह गुरुजी फतेह और वाह गुरुजी खालसा, ऐसे वो लोग पंजाबी में बोले। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। और फिर ये लोग, जैसे होता है ना कि कोई लड़ाई होता है, रामायण में ही लड़ाई हुआ था तो उसमें बोलता था लो जय भवानी, ऐसा करके बोल करके एकदम पूरा आगे बढ़ जाता था सैनिक लोग। एक नारा होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि यदि भारत में ही लड़ाई लगा है, ठीक है, तो इंडिया जितना सैनिक है वो लोग भारत माता की जय बोल करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, शरीर में एक जोश आता है और एक जुनून के साथ आगे बढ़ता है लोग। जिससे क्या होता है, लड़ने का ताकत आता है, मनोवृत्ति ताकत, दिमाग के तौर पर। और उस तरफ से जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे ना आज़ाद हिंद फौज में, तुम हमें इस तरह से, और भगत सिंह ने बोले थे इनकलाब जिंदाबाद। तो जब लड़ने जाते थे वो लोग तो क्या करते, इनकलाब जिंदाबाद बोलते थे एक साथ, क्या होता था, उससे एनर्जी आता था बहुत ज़्यादा और फिर वो लोग अटैक करते थे। तो उसी तरह से ये पंजाबी जो सैनिक लोग थे ये लोग क्या कर रहे थे, ये 8 ही थे, लेकिन वे लोग बोलते थे वाह गुरुजी फतेह और वाह गुरुजी खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों की फायरें जर्मन के पीठ पर पड़ने मौके पर, एन मौके का मतलब होता है उसी वक्त, ठीक है, एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पार्टों के बीच में आ गए। 2 चक्की के पार्टों के बीच में, मतलब 2 चक्की है उसके बीच में, मतलब यहाँ चक्की किसके बोला गया है, जो सैनिक लोग थे वो लोग दोनों तरफ से अटैक कर दिए। और पीछे से सूबेदार लहना सिंह के जवान आग बरसाते थे। मेरे पीछे से जो इसके सैनिक थे लहना सिंह के, वो लोग आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। संगीन मतलब वो धड़ाधड़ गोली चल रहा था पूरा बिजोड़। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया और पीछे जो सैनिक थे वो लोग भी पास आने पर पूरा धड़ाधड़ गोली चलाने लगे। एक किलकारी और एक अकाली सिख दी सौज आई, ये पंजाबी वर्ड है कि एक किलकारी और एक अकाली सिख, मतलब एक अकेला ही सिख जो है, दी फौज आई और फिर 2 फौज आई। वाह गुरुजी दी फतेह वाह गुरुजी खालसा। और फिर ये लोग नारा लगा रहे कि वाह गुरुजी फतेह और वाह गुरुजी खालसा। सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई और ये लोग मारपीट किए, लड़ाई समाप्त हो गई। और 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या सिखों के 15 के प्राण गए और ये लोग जर्मन को मार दिए। सूबेदार के कंधे में से गोली आकर आर पार निकल गई थी और सूबेदार के कंधे से गोली जो है वो आर पार निकल गई थी। लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी। लाना सिंह का पसली कहाँ होता है, छाती में, और उसके छाती में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और उसको घाव के ऊपर क्या लगा लिया, खंदक का जो गीला मिट्टी था वो लगाया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। कमरबंद मतलब वो होता है बेल्ट जैसे होता है ना, तो बेल्ट के जैसा उसने उस घाव के ऊपर साफा को लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा था और किसी को ये खबर नहीं थी
कि लहना का जो दूसरा घाव था बहुत भारी लगा था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, और ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृति कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। कवियों के द्वारा दिया हुआ 6 नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशचार्य कहलाती, जैसे कि कोई उपदेश दे रही हो। और वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। मन फ्रांस की मिट्टी, मन मतलब एक मन मतलब कितने मन, बहुत सारा मिट्टी जो उसके बूट में चिपक रहा था। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था तो सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। क्योंकि उसका जब खबर लेने हम गए थे तो उस टाइम पर उसको बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। और उसको कहा जाती है, अच्छा पॉइंट है कि यदि तू ना होता तो आज हम लोग सारे जन मारे जाते और लड़ाई भी हम लोग हार जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी और उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था, मतलब पीछे के सैनिक को कॉल कर दिया था कि वहां से झटपट डॉक्टर और बीमार ढाबे की 2 गाड़ियां चली और कि वहाँ से जल्दी ही जल्दी एम्बुलेंस आया और डॉक्टर भी आए, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर वहाँ आ पहुँचे। सोचो कि वहाँ तक पहुँचते 1.5 घंटा लग गया उन लोग को। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, मतलब फील्ड अस्पताल जो था वो नज़दीक था। सुबह होते होते पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और जितने भी घायल थे उनको क्या किया गया, एक गाड़ी में लिटा दिया गया। लिटाना मतलब सुला देना। और लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। ये टिक कर सकते हो कि एक गाड़ी में सिर्फ ये जितने घायल थे उन लोगों को रखा गया था और दूसरे गाड़ी में जो मारे गए थे उनके लाशों को रखा गया, इसलिए मामूली पट्टी बांध करके ऐसे। अच्छा, सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, उसने बोला कि इसको बांध दो, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बट उसके जांघ में जो गोली लगा था, घाव लगा था, उसको बांधने का जब बात हुआ तो उसने बोला कि नहीं, छोड़ दो, क्योंकि मामूली सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था और वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़ करके सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, और इस गाड़ी में चले जाओ। और तुम बोला कि तुम इस गाड़ी में चले जाओ, तुम्हारे थोड़ा कसम दे दिया कि इसका कसम है, तुम चले जाओ। ठीक है, तो ये तुम लोग टिक कर सकते हो कि किसको कसम दिया था। तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदार जी की सौगंध है, तुम गाड़ी में चले जाओ। तब उसने पूछा, और तुम क्या करोगे? तो मेरे लिए वहाँ पहुँच करके गाड़ी भेज देना। बोला कि तुम वहाँ पहुँच जाना और पहुँचने के बाद मेरे लिए गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। बोला कि और जर्मन जो मारे गए हैं उन लोगों के लिए तो गाड़ी आ रही होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। बोला कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं खड़ा भी हूँ और मेरे साथ वजीरा सिंह तो है ही, तुम मेरा क्यों चिंता करते हो? अच्छा,
पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। और बोधा क्या किया? गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। याद है जब वो बोला था कि यदि एक बार हमें चांस मिल जाए धावा बोलने का तो फिर हम सैकड़ों जर्मन सैनिक को मार के आऊं, और यदि मार के नहीं आया तो मुझे मत्था टेकना तक नसीब ना हो। तो वही बोल रहा है अभी कि लेटर में लिखने के लिए, टिक करो इसको, कि लेटर में लिखने के लिए बोल रहा है कि लेटर में लिख दो कि मत्था टेकने वाला बात जरूर लिख देना है। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया, और बता देना कि आपने जो हमें कहा था वो हमने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चलते चलते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, पर तूने मेरा और बोधा का प्राण बचाया है, लिखना कैसा। साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी बोला कि जब लिख रहा था तो उस टाइम बोला कि तूने मेरा और बोधा का प्राण बचाया है, और लिखना कैसा, साथ ही चलेंगे। लेटर क्यों लिखेंगे? साथ ही चलेंगे और अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना। और बोला कि अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना कि हमको मत्था टेकने जाना है और तू जो बोली थी वो हम करके आए हैं। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। बोला कि हम जो बोले उसको लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, और गाड़ी ऐसे ही गई तो लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। कमरबंद मतलब बेल्ट। बोला कि और मेरा बेल्ट खोल दे। तर हो रहा हूँ। तर हो रहा हूँ मतलब पता है ना, पसीने से तरबतर होना, वही तर हो रहा है, मतलब वो भीज रहा है, गर्मी लग रहा है उसको। ठीक है, तो बोला कि थोड़ा बेल्ट हमारा खोल दे। पांचवा पाठ है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। बोला कि जब मरने का टाइम आता है ना तो जितनी भी यादें हैं वो सब साफ हो जाती है, पूरा क्लियर हो जाती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, और जब मृत्यु सामने होता है ना तो सब बचपन से लेकर के अभी तक का टोटल टाइम याद आ जाएगा कि हम ऐसे जन्म लिए, ऐसे ऐसे काम किए, कुछ गलत किए, कुछ अच्छा किए, और सब कुछ याद आ जाएगा। और जब तुम मरोगे ना, मरते वक्त यदि तुम्हें कोई कुछ भी पूछेगा तुम झूठ नहीं बोलो, क्योंकि तुमको पता रहेगा थोड़ी देर में मरने वाले, तो अब का झूठ बोले। समझे? ये बात होता है। तो सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, और जितना भी दृश्य, जितना भी तुम कुछ भी किए हो वो सब क्लियर हो जाता है, साफ साफ दिखने लगता है। समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है, और समय का जो धुंधलापन है वो हट जाता है। लहना सिंह 12 वर्ष का है और स्मृति में मामा के यहाँ आया हुआ है। क्योंकि वो 12 वर्ष का था तब वो कहाँ गया था? जब मामा के यहाँ, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ। कर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिली है। इसको टिक करो कि वो जो लड़की मिली थी उतने 8 वर्ष की थी। जब वह पूछा है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कह करके वह भाग जाती है। मतलब कि वो जो लड़की है जो 8 साल की है, और उससे जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है तो वो धत कह के भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, और उसने एक दिन इसी तरह जवाब दे दिया कि कल हुआ मेरा कुड़माई। देखते नहीं यह रेशम का फूलों वाला सालू, बोला कि देखते नहीं कि रेशम का फूलों वाला सालू ओढ़े हुए हैं। और सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। और वो बोल रहा है कि वजीरा सिंह हमको पानी पिला दे। गाड़ी में बैठा है लोग, ये लोग सोच रहे हैं बैठ करके। 25 वर्ष बीत गए
अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है। 77 राइफल ये बटालियन, ठीक है, उस बटालियन में क्या हो गया है, जमादार हो गया है। और उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा और ये सैनिक बन गया, और वो 8 वर्ष का जो लड़की थी उसका अब ध्यान इसे नहीं रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर के जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया था। ये वाला टिक करो कि वो कौन सी का पैरवी करने घर गया था, तो जमीन का मुकदमा का पैरवी करने। वहाँ रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार लहना सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बेड़े मतलब घेरा हुआ कोई जगह है, वहां से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है जामिला। बोला कि सूबेदारनी तुझको जानती है और बुलाती है, जाकर के मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, ये खुश हुआ। और क्वेश्चन है कि क्या सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। बोला कि कई बार क्वार्टरों जाती हैं तो क्वार्टर में बोला गया है कि उनके घर के अब कोई रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर के मत्था टेक का कहा, आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। बोला कि ये सुना और लहना सिंह चुप हो गया। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला साल अमृतसर में और भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। और इस तरह का जो भाव था, जिस भाव से वो बोली, उससे इसका मूर्छा खुला और करवट बदली। पसली का घाव बह निकला, और जो पसली में उसका चोट लगा था वो बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा। उसने क्या क्या कहा है, ये वाला टिक करो। वजीरा पानी पिला, ये उसने कहा। और स्वप्न चल रहा था, सूबेदारनी कह रही थी, सपने में सूबेदारनी से कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है। लायलपुर में जमीन दी है। लायलपुर पंजाब में एक जगह है। लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है और सरकार हमें ये सब दिया है, तो आज हमें नमक हलाली करने का मौका आया है। पर सरकार ने हम तिमियों की घंघरिया पलटन क्यों न बना दी। बोला कि हम लोगों का एक ठो पलटन क्यों नहीं बना दिया, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। बोला कि हमको भी उस पलटन में ले लेते तो शायद हम सूबेदार के साथ चले जाते हैं। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए हैं। मतलब एक तो उसका जॉब हुआ है, दूसरा और 4 के हुए हैं, पर एक भी नहीं जीता। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं और मेरा भाग तुम्हें याद है, मेरा भाग तुम्हें याद है। एक दिन टांगे वाले का घोड़ा, टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास
बिगड़ गया था और उस दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही एक इन दोनों को बचाना एक मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आने में आंचल पसारती हूँ, कि मैं ये दुआ करती हूँ या फिर आंचल पसारती हूँ कि तुम जरूर आओ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई और लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर गया और वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि उसने क्या कहा था? वजीरा सिंह पानी पिला। लहना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा है। वजीरा सिंह क्या किया? अपने गोद में उसके सिर को रख करके बैठ गया। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। और वजीरा ने वैसा ही किया और अपने पट्टे पर उसका सिर रख लिया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस उसके हाथ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना, और जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। मतलब जब वो आम का पेड़ लगाया गया था तब इस भतीजे का भी जन्म हुआ था। तो जितना बड़ा ये आम है उतना ही बड़ा उसका भतीजा भी है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। इसको टिक करो। और वजीरा सिंह ने आंसू टप 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 टपक कर रहे थे। और वजीरा सिंह का आंसू क्या था? टपक रहा था इस बात को सुन करके। तो टिक करो इसको। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में धावों से मारा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह।